हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। नमस्ते। आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों नीचे प्रस्तुत किया गया है। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। अवध क्षेत्र के 24 और पूर्वांचल के 18 युवाओं ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है। इन सफल अभ्यर्थियों में शामली जिले की आस्था का नाम खास तौर पर चर्चा में है, जिन्होंने बेहतरीन रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में मानी जाती है, जिसमें हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीदवार अंतिम सूची तक पहुंच पाते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इन युवाओं की सफलता से स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने लगातार कई वर्षों तक तैयारी की और कठिन मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है। शिक्षकों और परिवारजनों का कहना है कि इन युवाओं की सफलता से आने वाले समय में और भी छात्र प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए प्रेरित होंगे। और वहीं गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। हाल के दिनों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहा, लेकिन अचानक बादल छाने और हवाएं तेज होने से मौसम ठंडा महसूस होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल बन रहे हैं। इसके कारण कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें और खासकर किसानों को फसलों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में आज मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर और मेरठ सहित कई शहरों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा था। लेकिन नए मौसम तंत्र के सक्रिय होने से अचानक हवाओं की दिशा बदली है और आसमान में घने बादल दिखाई देने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि खुले स्थानों पर बिजली कड़कने के समय सावधानी बरतें और मौसम की अपडेट पर नजर बनाए रखें। और एक और बड़ा अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित 2020 विश्व कप 2026 में भारत की शानदार जीत के बाद पुरस्कार राशि का खुलासा किया गया है। भारतीय टीम को खिताब जीतने पर लगभग एक बड़ी धनराशि पुरस्कार के रूप में मिली है, जिसे टीम और क्रिकेट बोर्ड के बीच तय नियमों के अनुसार बांटा जाएगा। ये टूर्नामेंट दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसमें कई मजबूत टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में भी दमदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद खिलाड़ियों की मेहनत और टीम की रणनीति की खूब सराहना की जा रही है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस जीत से भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल और भी मजबूत हुआ है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की घोषणा की है। सरकार के निर्णय के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें बीमा और आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपने कार्य के अनुरूप बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही थी। सरकार का कहना है कि ये कार्यकर्ता बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य व पोषण के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की महिला शक्ति ने एक नया इतिहास रच दिया है। महिला बैंड दल ने अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में अपनी पहचान बनाई है। ये प्रतियोगिता सिकंदराबाद में आयोजित हुई थी, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों की टीमों ने भाग लिया था। CISF की महिला ब्रास बैंड टीम में एक बैंड मास्टर, 33 मुख्य सदस्य और 2 रिजर्व सदस्य शामिल थे, जिन्होंने अनुशासन और तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि के साथ टीम को सर्वश्रेष्ठ महिला दल और सर्वश्रेष्ठ बैंड कंडक्टर का सम्मान भी मिला। इस बैंड की शुरुआत कुछ वर्ष पहले ही की गई थी और इसमें शामिल कई महिला जवानों का संगीत से कोई पेशेवर अनुभव नहीं था। फिर भी कड़ी ट्रेनिंग और लगातार अभ्यास के दम पर इस टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और वहीं वाराणसी में रसोई गैस को लेकर इन दिनों नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए पहले से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। स्थानीय गैस वितरकों के अनुसार अब उपभोक्ता को एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर लेने के लिए लगभग 25 दिन का अंतर रखना होगा। पहले यह अवधि करीब 15 से 21 दिनों के बीच होती थी, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह समय बढ़ा दिया गया है।
हाल के दिनों में गैस की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत जानकारी पर भरोसा करें। गैस एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल आपूर्ति सामान्य है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत कई पुराने वाहनों पर अब पहले की तुलना में दोगुना ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है। ये टैक्स मुख्य रूप से उन वाहनों पर लगाया जाता है जो तय उम्र से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और जिनसे प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से लोग पुराने वाहनों की जगह नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हालांकि इस फैसले के बाद कई वाहन मालिकों के बीच चिंता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे उनके खर्च में बढ़ोतरी होगी। देखिए दोस्तों, एक तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह जारी की गई है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। एडवाइजरी में खास तौर पर कहा गया है कि संवेदनशील स्थानों, एयरपोर्ट या किसी घटना स्थल की फोटो और वीडियो बनाने से बचें। दूतावास ने यह भी कहा है कि यदि किसी क्षेत्र में चेतावनी अलर्ट सुनाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी घटना स्थल की तस्वीर या वीडियो साझा न करने की भी सलाह दी गई है। यह एडवाइजरी क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव और सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए जारी की गई है। और एक और बड़ा अपडेट, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई तत्काल फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर वैश्विक स्तर पर तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि भारत ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए पहले से कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। इसलिए आम लोगों को फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चित लेखपाल आलोक दुबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडलायुक्त ने विभागीय जांच और अपील की सुनवाई के बाद उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीनों के कई सौदों में भूमिका निभाई और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली थी। अधिकारियों के अनुसार उनके और परिवार के नाम पर 41 से अधिक संपत्तियां पाई गईं, जिनकी कुल कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई गई। इस मामले की जांच जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति ने की थी, जिसमें जमीन खरीद फरोख्त और बेनामी संपत्तियों के कई तथ्य सामने आए। इसके बाद पहले उन्हें पदावनत किया गया और बाद में अपील खारिज होने पर सेवा से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य में करीब 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं को विभिन्न विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए थे, जिन पर अब सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग के अनुसार इनमें से लगभग 2 करोड़ 80 लाख मतदाताओं को जांच के बाद मतदाता सूची में बने रहने की अनुमति मिल चुकी है। नोटिस उन लोगों को भेजे गए थे जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे थे या जिनकी जानकारी में तार्किक अंतर पाया गया था। इन मामलों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शैक्षिकी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए नियमों के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर विभिन्न संगठनों और समूहों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इन नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियमों से आरक्षण व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसी कारण कई सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों ने एकजुट होकर सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। विरोध के दौरान कई नेताओं और प्रतिनिधियों ने मंच से अपने विचार रखते हुए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इन मांगों पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ें, इससे पहले पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने खाड़ी देशों के लिए खाद्य आपूर्ति का एक मजबूत बैकअप तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग 40,000 टन खाद्य उत्पादों का बफर स्टॉक तैयार रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत आपूर्ति की जा सके। मध्य पूर्व में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के कारण कई देशों को खाद्य आपूर्ति बाधित होने की चिंता है। ऐसी स्थिति में भारत क्षेत्र के कई देशों के लिए एक भरोसेमंद आपूर्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यह तैयारी न केवल मानवीय सहायता के लिहाज से अहम है, बल्कि इससे भारत की वैश्विक भूमिका भी मजबूत होगी। जरूरत पड़ने पर यह खाद्य सामग्री समुद्री और हवाई मार्ग से तेजी से भेजी जा सकती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, प्रयागराज में अपहृत एक बच्चे को सुरक्षित बचाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए पुलिस टीम की तत्परता को सराहा।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण की सूचना मिलने के बाद अलग अलग स्थानों पर जांच और छापेमारी शुरू की थी। इसके बाद कुछ ही समय में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। राजनीतिक स्तर पर भी इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को पुलिस की प्रभावी कार्यप्रणाली का उदाहरण बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में हमला होने का मामला सामने आया है। ये घटना उस समय हुई जब वे गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे और रीवा एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे सिराथू स्टेशन के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई और प्रयागराज पहुंचकर जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच में गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चेहरे और नाक पर खरोंच के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। और वहीं देवरिया के चर्चित शिक्षक आत्महत्या मामले में फरार चल रही बीएसए और क्लर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोरखपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। यह मामला शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है, जिन्होंने मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट में कहा गया कि बहाली और अनुकूल प्रविष्टि के नाम पर उनसे भारी रिश्वत की मांग की जा रही थी और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। घटना के बाद सरकार ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और क्लर्क संजीव सिंह को निलंबित कर दिया था, लेकिन दोनों अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। और एक और बड़ा अपडेट, बिहार में एक मौलाना द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद प्रदेश में विवाद गहराता जा रहा है। इस बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग 83 पुलिस थानों में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस विवाद के बाद प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने कांशीराम जयंती के मौके पर एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी ने लखनऊ चलो अभियान का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को राजधानी पहुंचने के लिए कहा गया है। पार्टी का उद्देश्य कांशीराम की विचारधारा को दोबारा मजबूती से सामने लाना और संगठन को सक्रिय करना बताया जा रहा है। बसपा के नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में होने वाले इस आयोजन को लेकर पार्टी स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अभियान आगामी चुनावी रणनीति से भी जुड़ा हुआ माना रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, लखनऊ में आयोजित पिंक रोजगार महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की खबर सामने आई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की सराहना की। बताया गया कि इस रोजगार मेले में कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और हजारों युवाओं को नौकरी के लिए चयनित किया गया। पिंक रोजगार महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने भी इसे रोजगार पाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया और सरकार की पहल की सराहना की। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। आज यानी 9 मार्च से नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठकें फिर से शुरू होंगी। इस चरण में सरकार कई अहम विधेयक और वित्तीय प्रस्ताव सदन में पेश कर सकती है, जिन पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया चलेगी। दरअसल बजट सत्र 2 हिस्सों में आयोजित किया जाता है, जिसमें पहले चरण के बाद सांसदों को मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच के लिए समय दिया जाता है। इसी कड़ी में अब दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जहां विभिन्न मंत्रालयों के खर्च, सरकारी नीतियों और नए कानूनों पर विस्तार से बहस होगी। राजनीतिक हलकों में भी इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। और वहीं मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत से उस क्षेत्र के लिए उड़ानों को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च को भारतीय एयरलाइंस कंपनियां मध्य पूर्व के लिए करीब 50 उड़ानों का संचालन करने की योजना बना रही हैं। हालांकि सरकार और विमानन एजेंसियां लगातार उस क्षेत्र के एयरस्पेस की स्थिति और सुरक्षा जोखिमों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण कई देशों के हवाई मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के समय और मार्ग में बदलाव की नौबत भी आ सकती है। इसी वजह से यात्रियों के टिकट किराए और उड़ानों के शेड्यूल पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और हालात के अनुसार उड़ानों के मार्ग और समय में बदलाव किया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस